हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो हमारे फ्रेंड और दुश्मन किस तरह से होते हैं, किस तरह से फ्रेंड होते हैं और किस तरह से जो दुश्मन होते हैं, फोए होते हैं अपने। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर there are other living organisms around us which are cannot see with the eyes alone. These are called microorganisms or microbes. तो जो हमारे आसपास अपने एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें से कुछ को हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, जबकि कुछ को हम देख नहीं पाते हैं। तो जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं या आंखों से इजीली नहीं देख पाते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब्स। For example, you might have observed that during rainy season, moist beds gets spoiled and its surface gets covered with grayish white fishes. तो जैसे कि moist जब environment में जैसे rainy season जो होता है, तो बेड जो है वो moist होती है, तो उसमें उसके सरफेस पे जो आपने देखा होगा कि ग्रेइश वाइट कलर के पिचेज, यानी उस पर धब्बे से हो जाते हैं ग्रेइश वाइट कलर के। तो ऑब्जर्व दीज पिचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इनको है ना आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व कीजिए। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, एक टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और ये ऐसा मतलब कहाँ से आया, ये जो इसके ऊपर जो आपने धब्बे देखे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर तो देखा, वो कैसे हुआ और ये कहाँ से आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स 2.1, तो एक्टिविटी है इसमें अपनी 2.1। इसमें क्या करना है आपको, कुछ सोइल जो है, मॉइस्ट सोइल जो गीली मिट्टी होती है, वो कलेक्ट करनी है और उसको एक बीकर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करनी है और मिक्स करके कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसके जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाएंगे। और आप जब इसकी वाटर जो है इसको कुछ ड्रॉप लेकर के और एक माइक्रोस्कोप के ऊपर आप जब देखोगे, जो वाटर की ड्रॉप है जो मिक्स करने के बाद में, तो आपको क्या दिखाई देगा। तो आपको ना उसमें जब चेक करोगे ऐसा, तो आपको बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। ऐसे एक्टिविटी 2.2 है। इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी एक पॉन्ड से कुछ वाटर ले लेना है और उस वाटर को एक जो ग्लास स्लाइड होती है जो माइक्रोस्कोप में जिसके थ्रू अपन देखते हैं, तो एक कांच का छोटी सी स्लाइड होती है, तो उस स्लाइड के ऊपर हमें उसकी कुछ ड्रॉप्स को डालना है और फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। तो उसमें भी आप देखोगे कि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं। डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तो क्या आप अपने आसपास में कुछ ऑर्गेनिज्म देखते हो। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो आप देखोगे कि ये जो सोइल और वाटर था जिसने कि आपने अभी एक्टिविटीज़ की, तो इसमें बहुत सारे टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो नॉट ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, तो उनमें सभी को जो है हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं देख सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनको जो है बिना हम नॉर्मल जो आँखें हैं उनसे हम नहीं देख पाते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोन ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये जैसे कि कुछ इनमें से फंगस होते हैं, जैसे कि फंगस जो होते हैं उनको ब्रेड के ऊपर जो ग्रोन होते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। और जो दूसरे होते हैं उनको हम विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के भी नहीं देख पाते हैं। तो कुछ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं और कुछ जो दूसरे होते हैं जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख पाते उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं।
दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्यों कहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अदर एल्गी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बच्चों। कौन कौन सी होती हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर 2.1 to 244। अब जो कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है फिगर 2.1 से 2.4 के अंदर दिखाया गया है। अभी हम देखेंगे फिगर में, जैसे कि नीचे फिगर है बच्चों, इसमें दिखा रखा है। तो इसमें जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे ये हैं जो ये बैक्टीरिया हैं, फर्स्ट 2 फिगर हैं उनमें बैक्टीरिया हैं। तो कौन सा है पहले वाला? स्पाइरल बैक्टीरिया, ये जो हैं स्पाइरल बैक्टीरिया हैं। और दूसरे कौन से हैं? रोड शेप बैक्टीरिया, ये रोड शेप बैक्टीरिया हैं। जैसे रोड टाइप बैक्टीरिया होते हैं ना, रोड होती है, छड़ जो होती है लोहे की या किसी भी धातु की, तो उसके तरह के होते हैं। ऐसे नीचे जो हैं ये एल्गी और स्पोरोगोआ है, प्रोटोजोआ है। एल्गी है, इसमें एल्गी में क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। ये जो एल्गी का एक मतलब स्पीसीज है ये क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा क्या है? स्पाइरोगाइरा है, ये जो है स्पाइरोगाइरा है। और जो थर्ड फिगर है उसमें है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये है जैसे अमीबा है, अमीबा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। और ये दूसरा पैरामीशियम। तो ये क्या एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। एल्गी भी आप देखते हो कि वाटर में पाई जाती है, सेवाल और ये प्रोटोजोअन्स भी। इसके अलावा नीचे आप देखोगे फंजाई हैं। तो फंजाई में देखो ब्रेड मोइस्ट है, जो ब्रेड के ऊपर आप देखते हो ना स्पॉट्स, वो इसी की वजह से होते हैं। ऐसे ही ये पेनिसिलियम है और ये एस्परजिलस है। तो ये भी फंजाई के टाइप हैं। फंजाई के मतलब ऑर्गेनिज्म हैं जो फंजाई में आते हैं। तो इस तरह से ये हमने इनका सबको डायग्राम के थ्रू देख लिया कि जो अलग अलग तरह के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं। अब हम देखते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? आपने नॉर्मली सुना होगा वायरस का नाम कि ये डिजीज इस वायरस की वजह से हो गई, या ये इसमें वायरस आ गया। वायरसेस आर कॉमन माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये भी क्या है? माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप्स के नहीं देख सकते। दे हाउएवर reproduce only inside the cells of the host organism which may be a bacteria, plants और animals। ये जो वायरस होते हैं ये किसी भी सेल के अंदर, जो मतलब जिस होस्ट में, जैसे मान लो कि ह्यूमन है तो ह्यूमन की जो सेल्स हैं उसमें ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मतलब किसी दूसरी बॉडी के अंदर ही जीवित रह पाते हैं या वहीं पे अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, इनमें किसी के भी सेल्स में ये डेवलप हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एनिमल्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बच्चों? उनमें कॉमन, जैसे कॉमनली हम देखते हैं तो वो कौन कौन सी है? कोल्ड है, जैसे कि अपने को सर्दी लग जाती है, इन्फ्लुएंजा है, और क्या है? मोस्ट कफ है। तो ये सब क्या है? वायरस की वजह से होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो पोलियो और चिकन पॉक्स है वो भी वायरस के कारण ही होते हैं। डिजीज लाइक dysentery एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वेरियस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। तो इस तरह अलग अलग डिजीज जो हैं, जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया जो है वो किसके कारण से होती है? प्रोटोजोअन्स के कारण से। ऐसे ही जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी जो है, टाइफाइड एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में टीबी को, वो होते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ये किसकी? बैक्टीरिया के कारण से होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6 एंड 7। और इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जो है क्लास 6 और 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है 2.5, इसमें ये वायरस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है?
वायरस का। तो ये देखो वायरस, इस तरह का वायरस होता है और ये जो है वायरस का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप इसका, जब वायरस के बारे में कुछ क्वेश्चन आए या कभी, तो इसको अपने दिमाग में रखना और इसको प्रैक्टिस कर लो बनाने की, ताकि आप बना पाओ कि कैसे वायरस का डायग्राम बनाना है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल कोल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जैसे कि बैक्टीरिया और एल्गी और प्रोटोजोआ कहते हैं इनको, और मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा जिनमें सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो वो होते हैं जैसे कि सच एज एल्गी एंड फंजाई। तो ये होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone with while fungi and bacteria may live in colonies. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंगल सेल्स भी होते हैं और मल्टी सेलर भी होते हैं। और ये जो अपने वो कई तरह से अब सभी तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं उनमें अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड हो मतलब ठंड हो या गर्मी हो, डेजर्ट हो, तो उन सभी जगह पे या जो मार्शली लैंड्स हैं वहाँ हर जगह अपने आप को ये सरवाइव कर लेते हैं। तो हर जगह पे ये अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। और ये जो है एनिमल्स की बॉडीज़ में या जिनमें कि ह्यूमंस भी है इनमें भी ये पाए जाते हैं। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब अदर जो एग्जिस्टिंग फ्रीली भी ये एग्जिस्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की बॉडी में बिना बॉडी के भी ये रह सकते हैं। और इनमें से अमीबा जो है वो अकेला अलोन रहता है, मतलब फ्रीली रहता है। और फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है ये कॉलोनीज के रूप में रहते हैं। अकेला मतलब सिंगल अमीबा, और कॉलोनीज मीन्स मतलब बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रहते हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन many ways, whereas some other are harmful and cause disease. Let's study about them in details. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे जीवन में उनका इम्पोर्टेंट रोल है। उनमें से कुछ अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं जबकि कुछ हार्मफुल होते हैं जिसकी वजह से डिजीज होती है। तो अब हम हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब इनमें से जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनसे हमें नुकसान नहीं होता है, जिनसे हमें फ़ायदा होता है, बेनिफिशियरी हैं अपने लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत वेरियस पर्पज़ के लिए यूज में होते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो ये जो कर्ड, ब्रेड एंड केक जो है इनको बनाने में भी काम में आते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे एल्कोहल भी प्रोड्यूस की जाती है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी यूज होते हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे जिनमें वेजिटेबल पील्स है और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, फेसेस हैं, ये सब जो हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। और इनको जो क्या करते हैं, ये जो आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि इनको सड़ा गला देते हैं मतलब, तो और वो उनको खाद या स्लरी उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी।
बाय फिक्सेसिंग नाइट्रोजन ऑल्सो। तो ये जो है आपने जैसे पीछे की क्लासों में भी पढ़ा था कि आप चैप्टरों में पढ़ा है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये इनका मेडिसिन में भी यूज होता है, इनसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। और साथ ही ये एग्रीकल्चर में भी सॉइल फर्टिलिटी का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जो नाइट्रोजन जैसे लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ये पाए जाते हैं और जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं जिससे कि प्लांट्स ग्रोथ कर पाते हैं। तो इस तरह से इनका यूज होता है सॉइल में भी। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड कैसे बनाया जाता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने जैसे 7th क्लास में पढ़ा था कि जो मिल्क होता है उससे ये मिल्क कर्ड में किस तरह से बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। पहली क्या कह रही है, आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर्ड वाई। तो ये कह रहे कि मेरी माँ जो है मम्मी वो गर्म जो दूध होता है, हल्का गर्म मतलब गुनगुना, उसमें क्या होता है कि कुछ कर्ड डाला जाता है। जैसे शाम के टाइम में आपने देखा होगा कि जो अगले दिन के लिए दही बनाते हैं, हम कर्ड बनाते हैं, उसके लिए जो दूध होता है उसमें हल्का सा थोड़ा सा मतलब उसमें कर्ड डाला जाता है जिससे कि वो जम जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ये देखती है और ये इसको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों करती है। तो जिसको हम नॉर्मली हम अपनी हिंदी में बोलते हैं कि जामन लगाना, दूध में जामन लगाना। अपनी दादी या मम्मी से आप पूछोगे इसके बारे में तो आप जान जाओगे। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या है बच्चों, जो दूध होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो कर्ड जो जामन के रूप में डाला था, जैसे पहले की कह रहे कि मम्मी को मैंने उसमें कुछ कर्ड डालते देखा, तो जो कर्ड डाला ना उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये फिर उसमें डालने के बाद में दूध में और ज़्यादा फैलने लग जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और ये प्रोड्यूस होकर के बहुत सारी क्वांटिटी में और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में, मिल्क को। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के मिल्क में और जो है कर देते हैं। इस तरह से क्या है कि कई तरह के जो जैसे कि चीज़ है और पिकल्स हैं, अचार है अपना, और मैंने अदर फूड आइटम्स एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रवा यानी सूजी, इडली एंड और भी जो अलग तरह के ये होते हैं उनमें भी ये काम में आते हैं। तो ये आप गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि ये बैक्टीरिया इनमें क्यों काम में लिए जाते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्यों काम में लिए जाते हैं। एक्टिविटी 2.3 है, इसमें आपको क्या करना, आधा किलो आटा लेना है, फ्लोर लेना है, या आटा या मैदा लेनी है, और उसको जो है वार्म वाटर यानी जो गुनगुना वाटर होता है, गर्म वाटर होता है, उसमें आपको गूंथना है, उसको मिक्स करना है। और जो है कुछ अमाउंट में जो है आपको ईस्ट पाउडर भी लेना है। ये ईस्ट पाउडर भी क्या काम आएगा आगे आप देखो। तो कुछ ईस्ट पाउडर लेके इसको गूंथना है या मिक्स करना है, और 2 घंटे बाद आप उसको देखोगे तो आपको ऑब्जर्व करोगे कि जो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, पहले इसका लेवल देखो इतना ही है, और इसको जैसे 2 घंटे बाद आप जब चेक करोगे तो इसका लेवल क्या रेज हो जाएगा, और ये देखो ये फिल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करती है रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन की, इसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड करती है। और ये बबल्स जो होते हैं गैस के, ये इसको भर देते हैं डफ को, और जो डफ का मतलब जो गूंथा हुआ जो आटा है एक तरह से अपना, उसको और उसका वॉल्यूम जो है बढ़ा देते हैं। और इसका जो यीस्ट होता है, इसी कारण से इसका जो है बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे कि क्या बनाने में, ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ये बनाने में भी इसका यीस्ट का यूज होता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका कॉमर्शियल यूज किस तरह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड्स यानी विनेगर। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है एल्कोहल
वाइन और एसिटिक एसिड जो है विनेगर, इनको बनाने में भी यूज होता है। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो है कमर्शियल यूज में आता है अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूस, इन सब में भी ये पाई जाती है। एक्टिविटी 2.4 है, इसमें क्या है कि आपको एक बीकर लेना है और उसमें 500 ml यानी कि अप टू 3/4 वाटर भर लेना है और इसमें 2-3 टीस्पून शुगर डाल के उसको ऐड कर लेना है और उसमें 1 स्पून जो है ईस्ट पाउडर की भी मिक्स करनी है शुगर सॉल्यूशन में। और इसको कुछ टाइम के लिए वार्म प्लेस में 4-5 घंटे के लिए 4-5 आवर्स के लिए इसको जो गर्म इस जगह है घर में वहाँ पे रख देते हैं। और कुछ टाइम बाद जब इसका देखते हैं तो ये सॉल्यूशन है, इसकी स्मेल देखते हैं, मतलब स्मेल सूंघते हैं कि किस तरह से इसकी स्मेल आ रही है। तो दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो ये जो शुगर थी और ईस्ट को जो इसमें मिक्स किया था, तो वो जो स्मेल आ रही है वो क्या आ रही है, एक्चुअल में अल्कोहल की आ रही है, क्योंकि ईस्ट ने क्या किया, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये जो शुगर से अल्कोहल बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, और हिंदी में बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है बच्चों, किण्वन, हिंदी में बोलते हैं इसको किण्वन। लुई पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। जो लुई पास्चर है साइंटिस्ट, उन्होंने इसका जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको 1857 में डिस्कवर किया था। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका मेडिसिनल यूज किस तरह से होता है। मैंने व्हेनेवर यू फॉल जब भी आप जैसे बीमार होते हो तो आपका डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है या कैप्सूल और इंजेक्शन देता है एंटीबायोटिक्स के, जो कि जैसे कि जो पेनिसिलिन के होते हैं या और भी कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके वो होते हैं। तो ये जो सभी मेडिसिन्स होते हैं ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाई जाती है। इनके सोर्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है मेडिसिन्स के। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये क्या कर दिए हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है तो उनको या तो किल कर देते हैं या उनको स्टॉप कर देते हैं। और इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको या तो किल कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं, और इन्हीं मेडिसिन्स को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो आजकल जो है फंजाई और जो बैक्टीरिया है उनसे कई तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, और सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये जो है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से इनसे बनाई जा रही हैं। इस डायग्राम में आपको देख रहे होंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो 1929 में इन्होंने जो पेनिसिलिन है मेडिसिन एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों। तो ये जो अभी ऊपर आपको जैसे कि टेट्रामाइसिन और ये सब एंटीबायोटिक्स बताई थी मैंने, तो ये क्या होती हैं, ये फंजाई या बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। तो ये कई तरह की बीमारियों से हमें डिजीज से बचाती हैं और उनमें यूज में लिया जाता है इनको। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द
फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल्स इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। और इनका जो एंटीबायोटिक्स का है, और जो लाइव स्टॉक्स जो होते हैं मतलब पशुपालन या जो पशु जो होते हैं उनका फीड जो होता है उनमें भी मिक्स किया जाता है, और पोल्ट्री में भी मिक्स किया जाता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस से बचाने के लिए एनिमल्स में जो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और इनका यूज जो है मैंने जो प्लांट्स में भी कई तरह की डिजीज होती हैं उनसे भी इनको प्लांट्स से बचाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor। तो एंटीबायोटिक्स जो है हमेशा किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सजेशन या एडवाइस पे ही लेनी चाहिए। ऐसे कभी भी खुद को बिना किसी से पूछे डॉक्टर से या मेडिसिन की जो शॉप होती है वहाँ से ऐसे खरीद के कभी नहीं खानी चाहिए। और जो भी कोर्स होता है किसी भी एंटीबायोटिक का, मेडिसिन का, उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं करोगे ना आप तो, और या आप जितनी डोज या दी गई है उससे कम लेते हो, गलत लेते हो, तो उससे क्या होता है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं रह पाती है। और जब इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी तो ये फ्यूचर में भी क्या आपके फिर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। और कभी भी एंटीबायोटिक्स जो है अननेसेसरी रूप से भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी किल कर देती है बॉडी में। तो एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरत हो तभी लेना चाहिए, बिना ज़रूरत के नहीं लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स हाउ आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कोज बाय वायरस। जो एंटीबायोटिक होती है वो कोल्ड और फ्लू है जो है उसमें काम में नहीं आती है, क्योंकि ये क्या है बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं, वायरस के कारण होते हैं कोल्ड और फ्लू। तो इनके ऊपर जो ये एंटीबायोटिक्स काम में नहीं आती हैं, या काम में मतलब नहीं ली जाती हैं। अब क्या है वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में आपने देखा होगा कि जो एक तरह से क्या बोलते हैं टीकाकरण या टीका, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीका। यानी छोटे बच्चों में उनमें जैसे वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स वैक्सीनेशंस, तो जो बच्चे हैं या इन्फेंट है उनका वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है। When a disease carrying microbes enters our body, the body produce antibodies to fight the invaders। तो जब भी हमारे शरीर में माइक्रोब्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं तो इनके लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती। मतलब जब ये एंटर कर जाते हैं तो अपनी बॉडी क्या होती है कि बॉडी में भी एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो क्या एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है इनसे। मतलब जो ये इन्वेंटर्स जो होते हैं, इन्वेंटर्स मतलब जो हमलावर होते हैं या हमलावर ये जैसे भी जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं, तो इनके लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है अपनी बॉडी में। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। सो तो जो बॉडी है अपनी, ये भी अपने आप को क्योर करती है, बचाती है कि जब भी कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो इसके लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। सो इफ़ डेड और वीक्ड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो जब भी अपनी बॉडी में जो है कमज़ोर या जो डेड माइक्रोब्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या एंटर कर जाते हैं, तो हेल्दी बॉडी क्या करती है, उनको एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है और उनको किल कर देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जो एंटीबॉडीज होती है उसके से हमारी ये जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करके उनको किल कर देती है और इससे हमें बचाती है। दिस इज़ हाउ वी वैक्सीन वर्क। और जो वैक्सीन होती है वो किस तरह से काम करती है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशंस। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जाती है, इसलिए छोटे बच्चों में या इन्फेंट्स में क्या है
वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि ये इन डिजीज़ से बच सके। कौन कौन सी डिजीज, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। अब ये जो साइंटिस्ट हैं ये हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो इन्होंने 1798 में जो है स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ होती है उसकी वैक्सीन को डिस्कवर किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। बच्चों इन साइंटिस्ट के इनके नाम क्या आपको याद रखने की, किसने किस वैक्सीन का निर्माण किया था। आपको ईयर याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि ईयर कभी नहीं पूछते, लेकिन एग्ज़ाम्स में जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था। एडवर्ड जेनर। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़। तो आपको जैसे बचपन में आपको भी कई तरह की बीमारियों के लिए इंजेक्शंस लगाए गए थे, तो क्या आप इनकी कोई एक लिस्ट बना सकते हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके एक लिस्ट बनाओ इनकी कि कौन कौन से आपने वैक्सीनेशंस किए गए थे या किस किस डिजीज़ के लिए किया गया था। इट इज़ एन एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिजीज़। तो ये सब जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं इन डिजीज से बचाने में। नेसेसरी वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। और जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि जो ज़रूरी डिजीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती है, तो वो आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल होता है तो उसमें अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम्स। आप जैसे कि प्लस पोलियो प्रोग्राम्स के बारे में टीवी, न्यूज़ पेपर इन सब में देखते रहते हो, और टाइम टाइम पे इनकी वैक्सीनेशंस के लिए कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। पोलियो ड्रॉप्स गिव्स टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली ए वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप्स भी होती है जो बच्चों को दी जाती है वो भी क्या है, एक तरह की वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशंस फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्मॉल पॉक्स के लिए भी इस तरह से कैंपेन पूरे वर्ल्ड में चलता है, और ये बहुत से जगह से अब मतलब ये बीमारी ख़त्म भी हो गई है। ज़्यादातर जो वर्ल्ड के पार्ट है वहाँ से ख़त्म भी हो गई। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़। और जो आजकल जो वैक्सीन्स बनाई जा रहे हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे बनाई जाती हैं, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिम्स में बनाई जाती हैं, जो हम ह्यूमंस को और जो एनिमल्स हैं उनको कई तरह की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को किस तरह से इंक्रीज किया जाता है? सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस। तो कुछ बायोलॉजिकल फिक्सेशंस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट की उसको फिक्स कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूज होती है, या सॉइल को एनरिच कर देते हैं एटमॉस्फेयर से। तो ये इसमें यूज होते हैं कई तरह के बैक्टीरिया। जैसे कि ये डायग्राम है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ये है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन करते हैं ये? बूजो एंड फहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन्स मेकिंग मैन्योर। बूजो और फहेली ने क्या किया है, स्कूल गार्डन में है जो है मैन्योर यानी खाद बनाने में का जो है ऑब्जर्व किया उसको कि खाद किस तरह बन रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्टेड ऑन प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। उन्होंने क्या किया, जो आसपास घर हैं वहाँ से जो प्लांट्स का वेस्ट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो वहाँ से कलेक्ट किया, मतलब हाउसेज और गार्डन से। दे पुट देम इट इन ए पिटमेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उनको उसको क्या है जो वेस्ट डिस्पोजल है उसमें डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि जो वेस्ट मटेरियल इन्होंने डाला था वो क्या हो गया, डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और किस में बदल गया, खाद में। बूजो एंड फहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। तो बूजो और
पहले ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, जो वेस्टेज था वो मैन्योर में यानी खाद में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो एक्टिविटी 2.5 है, इसमें ये इसी के लिए है। इसमें क्या करना, आपको 2 पॉट्स लेने हैं और उनको क्या करना, आधा आधा, मतलब ईच पॉट्स हाफ सोइल, आधा आधा उनको मिट्टी यानी सोइल से भर लेना है। एक के ऊपर ए और दूसरे के ऊपर बी मार्क कर लेना है। और उसमें क्या करना, जो ए पोर्ट है उसमें प्लांट वेट्स डालना है, जबकि जो बी वाला है उसमें क्या करना है, पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, इस तरह के जो आइटम्स हैं वो डालने हैं और इसको रख देना है। और इसको 3-4 वीक बाद जब आप ऑब्जर्व करना है तो आप क्या देखते हो, तो जब 3-4 वीक बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला, यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट ए, जो पोर्ट ए था उसमें क्या हो जाता है कि डिकम्पोज हो जाता है इनका जो वेस्ट था। तो ये डिकम्पोज कैसे होता है, प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने क्या किया, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, जबकि द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। और जो रिलीज़ किया गया, जो प्रोड्यूस किया गया प्रोसेस के थ्रू, उसको प्लांट्स क्या दोबारा से यूज में ले लेते हैं। ड्यू टू नोटिस दैट ए पोर्ट बी, अब आपने जो पोर्ट बी है उसमें क्या देखा, उसमें क्या डाला था आपने, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज, ये सब डाले थे। तो उनका क्या हुआ, ये कुछ भी इनका चेंज नहीं हुआ। ऐसा चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं कुड नॉट एक्ट देम, उनके ऊपर क्या वो कोई एक्ट नहीं कर पाते हैं और उनको किसी मैन्योर में, मतलब मैन्योर में उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। You often see large amount of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead plant। तो आप जैसे कि बहुत से प्राय देखते रहते हो कि काफ़ी संख्या में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है वो इधर उधर पड़े रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स का कचरा है या सम एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं, जैसे कि जो छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं तो वो भी पड़े रहते हैं ग्राउंड्स में। और जब आप इनको देखते हो तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स, तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और इनको कन्वर्ट करके सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं या मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी खाद बना देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर यूज अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो सब्सटेंस है जिनको कि सड़ा गला दिया जाता है या मैन्योर बन जाता है, जो खाद बन जाता है, वो खाद क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको फिर दोबारा से यूज में ले लेते हैं। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड इन डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज आर देयरफॉर क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और इस तरह से क्या है, अपना जो सड़ी गली चीज़ें हैं वो आप वापस जो सॉइल में मिक्स हो जाती है, यानी मैन्योर सड़ गल के, तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये माइक्रोब्स हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने भी काम में करते हैं। अब बच्चों इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ जो पार्ट इस चैप्टर का वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।